तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगातार फिजिक्स का क्लास चल रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है और लगातार हम लोग देख रहे थे। तो आज क्लास है लगभग उससे आगे हम लोग करेंगे, यानी कि 3 क्लास पीछे में हो गया है और आज की क्लास जो चौथा क्लास होगी। ठीक है, तो चौथा क्लास होगी, लेकिन चौथा क्लास चौथा होगी या 5वां होगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तल अवतल दर्पण के बारे में। हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए थे। आप लोग पिछली क्लास में जो लोग नए हैं तो कृपया पीछे में जो क्लास है उसको देख लेंगे, क्योंकि शुरू से एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक भी कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है उत्तल अवतल दर्पण के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, पीछे वाले क्लास पूरा देख चुके होंगे। आज स्टार्ट करने के लिए बोले थे हम कि हम प्रतिबिंब से स्टार्ट करेंगे और प्रतिबिंब में आज पूरा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक, वास्तविक, इसके बाद दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, यानी कि अवतल दर्पण तक पूरा हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो में मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो छोटा होके और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिले, क्योंकि ये जो आपका समय है ये बहुत ही कीमती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय में आपको रिवीजन करना है। हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं रिवीजन ही। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। मात्र आधा घंटा से कम में वीडियो हम मेरा जाएगा और इस वीडियो से आप रिवीजन कर सकते हैं पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो 1 शॉट हम ला देंगे, जिससे 1-1.5 घंटा में पूरे वीडियो को आप लोग एक चैप्टर को एक बार में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि क्या चाहिए आपको, उसके अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है, तब तक फिलहाल अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो चलिए आज पढ़ेंगे बाबू प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, फ्री में आपको PDF मिलेगा, PDF फ्री में मिल जाएगा। बस इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर जिस लोग को PDF लेना होगा तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और PDF मिल जाएगा आपको फ्री में। ठीक, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज की बाबू टॉपिक है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है, हमारा इमेज किस तरह से दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है। मान लेते हैं कि हम अपने शीशा में अपना देख रहे हैं चेहरा, तो चेहरा देख रहे हैं या अपने शीशा में पूरे देख रहे हैं, तो उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, उसी को इमेज कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, तो वही प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा समझिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो कह रहा है कि जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदी होती है या होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबू, फिर से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में पीछे भी जानकारी आप ले चुके होंगे। अगर जो लोग नए हैं इस वीडियो पर तो पीछे में पूरा हम पढ़ा दिए, उसको जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदी होती है यानी कि कटती है, मिलती है। ठीक है, या होती हुई प्रतीत होती है। एक कह रहा है कि प्रतिच्छेदी होती है और दूसरा कह रहा है प्रतीत होती है, तो उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू, प्रतिबिंब कहते हैं। तो उम्मीद है प्रतिबिंब के बारे में अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब समझिए, अब प्रतिबिंब के बारे में किस तरह से आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हो गया कोई दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हुआ, तो आप लोग कहिएगा कि बाहर की तरफ पेंट है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, कह रहा है कि कम से कम 2 परावर्तित किरणें। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर रखे, चाहे यहाँ पर वस्तु अभी मत रखिए, यहाँ पर एक किरण हुआ और यहाँ से ऐसे आया, फिर एक किरण हुआ और यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, आप समझिएगा, एक किरण यहाँ से आया तो कहीं ना कहीं परावर्तित होगी, तो इधर परावर्तित हो गया। दूसरा नीचे से गया तो इधर परावर्तित होगा, तो कहीं ना कहीं कट रही है। देखिए यहाँ पर कट रही है, तो यहाँ पर कट रही है, तो ये पर कहाँ हुआ, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। जहाँ पर 2 किरणें प्रतिच्छेदी करेगी, यानी कि 2 किरण कटेगी, वहीं पर बाबू का बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। कैसे, कि मान लेते हैं कि हमारा प्रतिबिंब अगर इधर बनेगा, दर्पण की ओर बनेगा, यानी कि इधर बनेगा तो वास्तविक कहेंगे। अगर दर्पण के पीछे बन जाएगा, मान लेते हैं कि इधर बन गया, दर्पण के पीछे बन गया, तो इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कितने बाबू, प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, हमारा जो रियल इमेज बनेगा। क्या हम अपने शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं तो रियल होता है, तो आप लोग को ये जी नहीं, क्योंकि वो होता है वास्तविक या आभासी उसको कह सकते हैं, क्योंकि ना ही उसको छू सकते हैं, ना ही हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक, तो आइए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक किरण
जब दो या दो से अधिक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये दर्पण क्या होता है, ये परावर्तन क्या होता है, ऐसे तो हम पीछे क्लास में पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दर्पण से परावर्तन कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर किरण एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पर देखिए ये परावर्तित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ पर तो कलई किया हुआ है तो बाहर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा और टकरा गया। ठीक है, परावर्तित हो गया। फिर ये किरण आया और ये परावर्तित हो गया। फिर देखिए नीचे से किरण आ रहा है, ये परावर्तित हो जा रहा है। फिर यह किरण आ रहा है और परावर्तित हो जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर से दर्पण बना रहे हैं और समझा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद कहीं ना कहीं परावर्तित हो गई। दूसरा किरण आ रही है, परावर्तित हो गई। यानी कि कहने का मतलब कि जिस बिंदु पर यहाँ आकर मिल रही है तो वास्तव में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वास्तव में मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो यही है वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। अब समझिए काल्पनिक प्रतिबिंब का। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है, इसी को आभासी कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज भी कहते हैं। ठीक है, कह रहे कि जब दो या दो से अधिक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिल रही है, प्रतीत हो रही है, यानी कि लग रहा है कि नहीं मिल रही है। जिस तरह से हमारा चेहरा लगता है कि हम ही रियल में हैं, उसी तरह से क्या हो रहा है कि वास्तव में प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में मिल नहीं रहा है। मिलती हुई देखिए यहाँ पर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, यानी कि दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, चलिए उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे कहते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनाए हैं। यहाँ पर देखिए एक हो गया क्या आपका प्रतिबिंब हो गया, कौन सा? ये दर्पण हो गया, कौन सा? उत्तल दर्पण। यहाँ पर पोल हो गया। अब देखिए यहाँ से दर्पण को विदा कर रहे हैं, जिधर कलई होगा उधर तो जाएगा नहीं, जिधर कलई नहीं रहेगा उधर से हम विदा करेंगे। तो यहाँ से किरण विदा कर रहे हैं, आपतित किरण, तो देखिए इसको परावर्तित कर दे रहा है कि नहीं हो रहा है? नीचे से विदा कर रहे हैं, देखिए ये नीचे परावर्तित कर रहा है। लेकिन ये अगर परावर्तित किरण को पीछे कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, हम परावर्तित किरण को पीछे कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, तो देखिए इधर का होगा ना कि कहीं ना कहीं मिलेगा, इधर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो मिल रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं मिल रहा है। हमको लग रहा है कि वहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर बढ़ाए तब ना पता चला कि यहाँ पर मिल रहा है, तो लग रहा है कि मिलेगा, यानी कि वास्तव में नहीं मिल रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि मिलता हुआ प्रतीत होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। देखिए इसी का खेल है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब अच्छे तरह से समझ लिए, वास्तविक और काल्पनिक, तो आगे चलकर इमेज जब हम बनाएंगे, जब कोई वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा, कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समझिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो उसमें अंतर। ठीक है, चलिए अब समझिए। पहला अंतर कहता है, उसी तरह अंतर लिखना होगा तो दो बराबर भागों में कॉपी को बांट देंगे, एक तरह वास्तविक लिख देंगे, एक तरह काल्पनिक लिख देंगे। तो पहला इसका क्या कर रहा है बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। स्वाभाविक बात है कि वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक मतलब वास्तव में हम देख रहे हैं जिस चीज़ को, उसको पर्दे पर तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, वो तो एकदम परछाई जैसा है, आपको दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि खाली हो रहा है, महसूस होगा। ठीक है, आप महसूस कर सकते हैं, तो उसको कहाँ से प्राप्त करिएगा? तो वही कह रहा है कि काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा अंतर देखते हैं। इसका दूसरा अंतर कह रहा है, दूसरा अंतर बाबू का कह रहा है कि यह सदैव उल्टा होता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक तो उल्टा हो सकता है, लेकिन काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। कैसे सीधा होता है? उत्तल दर्पण में भी आपको पढ़ाया है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझ लीजिए आप, एक कंसेप्ट वो और समझ लीजिए। जब भी हम दर्पण में वास्तविक की बात करेंगे तो हमेशा उल्टा होगा, उल्टा समझ लेना है कि वास्तविक के साथ उल्टा आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लिए, जब भी काल्पनिक की बात करेंगे तो काल्पनिक के साथ हमेशा करना है कि सीधा बनेगा। कोई भी चीज़ काल्पनिक है तो सीधा बनेगा। जैसे आप सपना देखते हैं तो सपना आपका क्या है? वास्तविक है या काल्पनिक है? तो आप कहिएगा कि वह काल्पनिक है, क्योंकि सपना तो वास्तविक में देखते नहीं हैं। वास्तविक में देखेंगे तो सपना थोड़े कहेंगे, वो तो वास्तविक हकीकत हो जाएगा। लेकिन काल्पनिक है तो काल्पनिक सपना आप क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा आदमी हो जाते, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाता, मेरा जॉब लग जाता, इसी तरह के ना सपना देखते हैं। तो सपना यानी कि हमेशा पॉजिटिव देखते हैं, यानी कि सपना हमेशा क्या देखते हैं? सीधा देखते हैं। कभी देखते हैं कि हम फेल हो जाएं, मेरा नौकरी ना लगे,
मैं कोनो काम के न रहूं, इस तरह के आप सपना तो देखते नहीं हैं। यानी कि सपना हमेशा सीधा देखते हैं। तो वही कह रहा है कि सपना होता है काल्पनिक, तो काल्पनिक चीज़ें हमेशा सीधा होगा। इस चीज़ को आप एकदम ध्यान रखिएगा, काल्पनिक चीज़ें हमेशा सीधा होगा और वास्तविक चीज़ें का होता है हमेशा उल्टा होता है। जब भी वास्तविक का चर्चा करेंगे तो आपको समझ लेना है कि उल्टा होगा, जब भी काल्पनिक का चर्चा करेंगे तो समझ लेना है आपको सीधा होगा। इतनी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो यह सदैव का होता है उल्टा होता है, कौन? वास्तविक, जबकि काल्पनिक हमेशा का होता है सीधा होता है। अगला अंतर, यह दर्पण की बाईं ओर बनता है, जबकि आभासी जो होता है दर्पण के दाईं तरफ बनता है। अभी अभी ने पढ़ाए हैं, देखिए यहाँ पर दर्पण के दाईं तरफ, दर्पण यहाँ पर है, ये दर्पण हो गया, इधर होता है राइट साइड, इधर होता है दाएं का लिख देते हैं, इधर होता है दाएं और इधर होता है बाएं। कैसे बाएं हुआ कि जिधर हमारा दाएं हाथ, इधर हमारा दाएं हाथ तो दाएं है, इधर हमारा बाएं हाथ तो बाएं। यानी कि दर्पण के जो भी पीछे बनेगा, यानी कि कलई, समझ जाइए कि कलई तरफ जिसके बने जो बनेगा वो हमेशा दाएं तरफ बनेगा और कलाई के पीछे बनेगा यानी कि वो बाएं तरफ। यानी कि जिधर हम वस्तु रखें वह वस्तु इधर रखें तब प्रतिबिंब हमको यहाँ प्राप्त हुआ, तो ये हुआ काल्पनिक। अगर वस्तु इधर ही रखेंगे और प्रतिबिंब भी कहीं हमको इधर ही प्राप्त होगा तो वो होगा का? वास्तविक, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है बाबू? दाएं तरफ बनता है। यहाँ पर समझ लिए कि यह वास्तविक में हमेशा बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के बाईं ओर होता है, जबकि ये क्या होता है? दाईं ओर होता है। अगला अंतर देखेंगे कि जो अवतल दर्पण है तथा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में ये होता है कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण एवं अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर से, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तथा अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये हुआ वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। अब समझेंगे प्रतिबिंब की किरणों का व्यवहार, समझेंगे कि कैसे किरण आएगी तो किधर जाएगी, और तब जब किरणों का व्यवहार आप लोग समझ जाइएगा तब प्रतिबिंब बनाना एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। एकदम खेल खेल में प्रतिबिंब समझ जाइएगा। तो हम हेडिंग डालेंगे क्या बाबू? अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार, कि अवतल दर्पण में किरण का व्यवहार क्या होता है, उत्तल में क्या होता है। तो दोनों में किरणों का व्यवहार तो सेम होता है, बस 3 चीज़ याद करना है इसमें, और उत्तल अवतल में दोनों सेम होता है। तो समझिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जितना भी दर्पण पढ़ेंगे ना तो सबसे ज़्यादा महत्व अवतल का होगा। अगर लेंस पढ़ेंगे तो उसमें सबसे महत्व क्या होगा? उत्तल का होगा। दर्पण में अवतल का, लेंस में उत्तल का महत्व होता है, ठीक है। इसीलिए अवतल इसमें पढ़ा रहे हैं दर्पण में, ठीक। तो किरणों का व्यवहार, तो पहला व्यवहार क्या कहता है? पहला व्यवहार को देखिए, पहला व्यवहार क्या कर रहा है? 3 चीज़ें की इसमें याद करना है, उसी से सब बनेगा, जितना प्रतिबिंब है सब उसी से बनेगा। पहला कह रहा है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तब परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये मुख्य अक्ष क्या होता है? पीछे में चर्चा किए हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है? जो केंद्र और ध्रुव से समानांतर गुजरे उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है कि नहीं है? ये मुख्य अक्ष है ना। तो इसके समानांतर जो भी किरण आएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ पर फोकस होता है, देखिए फोकस अब क्या है? फोकस की चर्चा कर रहे हैं। जो केंद्र है ना और आपका ध्रुव है, केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच एकदम फोकस होता है, ठीक है। केंद्र और ध्रुव के बीच, मान लेते हैं कि यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर पोल है यानी कि ध्रुव है, तो यहाँ पर फोकस होगा, यानी कि इसके बीचों बीच का होता है फोकस होता है। तो जब भी समानांतर किरणें आएगी प्रधान अक्ष के तो फोकस से गुजरेगी, चाहे ऊपर से आए तो नीचे गुजर जाएगी, चाहे नीचे से जाएगी तो ऊपर गुजर जाएगी, ठीक है। नीचे से जाएगी तो ऊपर गुजर जाएगी, यानी कि इसके समानांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, अगर नीचे जाएगी तो ऊपर गुजर जाएगी, यानी कि फोकस से हमेशा गुजरेगी, ठीक है। पहला समझ लिए। दूसरा किरण क्या कर रहा है? दूसरा कह रहा है कि जब कोई किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। जस्ट उसका अपोजिट, जब आपतित किरण इसके समानांतर हो रही थी, किसके? मुख्य अक्ष के, तो फोकस से गुजर रही थी। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि जब फोकस पर आपतित होगी, यानी कि फोकस पर कोई किरण हम आपतित कर रहे हैं तो दर्पण से टकराई और टकराने के बाद परावर्तन हुई तो इसके समानांतर होगी। किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर। 2 अंतर सीखे। पहला अंतर यहाँ पर फिर से समझिए, जब समानांतर होगी किसके? प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस होकर गुजर जाएगी। और दूसरा इसमें क्या समझ रहे हैं कि जब फोकस पर आपतित होगी तो इसके समानांतर गुजर जाएगी। 2 समझ लिए। अब तीसरा समझिए, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कह रहा है
कि जब कोई किरण केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। यानी कि जो है मान लेते हैं कि दर्पण हो गया और ये केंद्र हो गया। कोई किरण केंद्र पर आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पर लौट जा रही है। कहाँ लौट जा रही है? देखिए यहाँ से फिर हम बता रहे हैं कि कहाँ लौट जा रही है। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ हम पढ़े हैं ना कि परावर्तन के नियम पढ़े हैं ना कि कोई किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद परावर्तित हो गई तो उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और इसके बीच में क्या है? अभिलंब है। तो वही सी जो है ना, ये अभिलंब है, ये आ रही है जो आने वाली किरण है आपतित किरण है, और टकरा कर निकल गई परावर्तित किरण है, और यहीं बीचों बीच केंद्र है। तो इस पर अभिलंब जो आ रही थी, अभिलंब वाला, तो जहाँ जा रही उसी पर लौट जा रही थी कि नहीं लौट जा रही थी? क्योंकि इधर तो पेंट है, इधर तो जाएगा नहीं, तो इसलिए यहीं पर आ रही थी, इसी पर लौट जा रही। तो वही सी से जो किरण आएगी सी ए पर इसीलिए लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पेंट है और सीधा किरण आ रही, तो सीधा किरण इधर उधर तो विचलित होगी नहीं, क्योंकि सीधा आ रही तो सीधे निकलेगी, अगर तिरछा आ रही तो तिरछा निकल जाएगी, और सीधा आएगी तो सीधे ही निकल जाएगी। इसीलिए सी पर आने वाली जो किरण है उस सी ए पर ही हमेशा वापस होगी। ठीक है, तो इसी से प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब में आपको ध्यान देने वाली बातें हैं ये। ठीक है, चलिए अब एक और किरण है चौथा कह रहा है कि चौथा देखिए दर्पण के जो पढ़ाए हैं अभी प्रकाश के परिवर्तन के नियम को देखिए फॉलो कर रहा है कि जब कोई किरण ध्रुव की दिशा में थीटा कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद थीटा कोण से ही परावर्तित होगी। देखिए ये आपतित हो रही है और देखिए ये परावर्तित हो रही है। ये क्या हो गया? अभिलंब का काम कर रहा है। प्रधान अक्ष किसका काम कर रहा है? अभिलंब का कार्य कर रहा है कि नहीं है? यही ना पढ़े थे परावर्तन के नियम है कि जितना ई बराबर थीटा उतना ही थीटा, ये दू तो दू आई बराबर आर पढ़े थे, तो वही चौथा इसका नियम है इसकी किरण का। ठीक है, अब हम लोग 4 किरण पढ़ लिया, और 4 किरण का उपयोग हम किस में करेंगे? तो जितना भी प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब में करेंगे। तो आइए एकदम नई ऊर्जा, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ पढ़ते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए पूरा अवतल दर्पण के आज प्रतिबिंब पढ़ लेंगे, और अगली क्लास में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, चिन्ह परिपाटी, और उससे रिलेटेड और भी है जो कि और इम्पोर्टेंट 4 है, जो कि ए बराबर r/2 सिद्ध करना होता है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना होता है, उसको भी एकदम बेहतरीन ढंग से, जो कि 55 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम पढ़ा देंगे और आपका कंप्लीट होगा। यानी कि आज से और 2 क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मुश्किल से 4 या 5 क्लास में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस भी छोटा समय में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फिर से देखते हैं किसका? दर्पण का, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो 6 स्थिति बनती है, और 6 स्थिति में 6 अलग अलग प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो आइए पहला स्थिति देखते हैं कि पहला क्या कह रहा है। तो पहला कहता है कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ हमको प्राप्त होगा। तो देखिए जब वस्तु को रख रहे हैं कहाँ, जब वस्तु को रख रहे हैं इधर, इसको इधर कर देना है। ठीक है, जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, फोकस तथा ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बारे में समझा दिए कि ये जो दर्पण है, दर्पण के बीचों बीच ध्रुव होता है, और यहाँ पर केंद्र होता है, और यहाँ पर फोकस होता है। ये तो समझ चुके हैं आप लोग। तो अब प्रतिबिंब को देखिए रख रहे हैं, दूसरे कलर से आपको दिखा रहे हैं, कि प्रतिबिंब को कहाँ रखें, प्रतिबिंब को कहाँ रखें। देखिए वस्तु को यहाँ रखे हैं, वस्तु कहाँ रखें हैं? यहाँ पर रखें हैं कि नहीं रखें? तो वस्तु कहाँ रखें हैं? तो आप कहिएगा कि F है यानी कि फोकस है, और यहाँ पर P है यानी कि ध्रुव है। तो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखेंगे तो हमको प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले वस्तु को रखेंगे तो पहले 2 किरण कम से कम गुजारेंगे। तो 2 किरण कौन सा कौन गुजारेंगे? देखिए एगो किरण गुजार रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक किरण गुजार रहे हैं, यहाँ जा रही है कि नहीं जा रही है, लेकिन सीधा सी से जा रही थी। सी पर हम पढ़े हैं कि सी पर जो भी किरण जाएगी उस सी पे ही वापस लौट जाएगी, तो इसी पर वापस लौट आई। दूसरा का पढ़े हैं हम लोग, चौथा नियम पढ़े थे, चौथा जो किरण पढ़े थे कि जब भी थीटा कोण से आपतित होगी थीटा कोण से ही परावर्तित हो जाएगी। देखिए थीटा कोण से आपतित हो रही किरण थीटा कोण से परावर्तित हो गई कि नहीं हो गई? तो हो गई। तो इसका कहीं ना कहीं इधर नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हम इमेज कर सकते हैं कि देखिए ये किरण दोनों मिल रहा है, जो सी से आ रही थी तवन और जौन परावर्तित हुई इधर परावर्तित हो गई, वो दोनों मिल रही है। तो जहाँ पर ही मिलेगी, यही नहीं पढ़े हैं कि जहाँ पर 2 किरण कटेगी तो उसी को कटेगी, प्रतिच्छेदी करेगी, वही प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब आप बताइए कि कहाँ बन रहा है? तो आप बताइएगा ना कि दाएं तरफ बन रहा है, तो पहला दाएं तरफ हो गया। दूसरा कहाँ कैसा बन रहा है, वास्तविक या काल्पनिक? तो आप कहिएगा कि काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बन गया। तीसरा क्या बन रहा है? अच्छा वस्तु रखेंगे इतना छोटा, प्रतिबिंब इतना ही छोटा है
कि इससे बड़ा है तो कहेंगे कि वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। चौथा का समझे कि चौथा वस्तु कहाँ रखे, एफ और पी के बीच, तो प्रतिबिंब हमको पता चला दर्पण के पीछे। तो आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। आप उम्मीद है अच्छी तरह से इसको समझ लिए कि हम कैसे इसको बनाए हैं। ठीक, तो अब समझिए कि दर्पण का प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त हुआ बाबू, तो प्रतिबिंब रखे, वस्तु रखे फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ दर्पण के पीछे। तो देखिए कैसा प्राप्त हुआ, काल्पनिक। तो पहला में लिखे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। काल्पनिक चीज़ें हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है, क्योंकि देखिए सीधा प्राप्त हुआ कि नहीं। अगर नीचे इस तरह से रहता तो हम लोग कहते कि उल्टा है, लेकिन ऊपर है तो हम कहेंगे ऊपर है ना, तो इसलिए कहेंगे कि सीधा है। ठीक है, चलिए, तो सीधा प्राप्त हुआ। तीसरा, वस्तु से छोटा या वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा है, क्योंकि वस्तु इतना छोटा है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा है। अब समझिए चौथा, दर्पण की ओर कि दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण तो इधर तो है, दर्पण इधर है, लेकिन प्रतिबिंब हमको इधर प्राप्त हो रहा है, तो दर्पण के पीछे। बाईं ओर या दाईं ओर, तो दाईं ओर। यानी कि पूरे कंसेप्ट को उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब समझिए अगले को। अब अगले को समझिए दूसरा को, यानी कि जब फोकस और कहाँ रखे, फोकस और ध्रुव के बीच रखे, तो दर्पण पीछे प्राप्त हुआ। हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ बाबू, पीछे प्राप्त हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तब। अब वस्तु को देखिए, अब धीरे धीरे खिसका रहे हैं, इधर की ओर खिसकाते रहेंगे और प्रतिबिंब देखते जाएंगे, इधर की ओर खिसकाते जाएंगे और प्रतिबिंब की स्थिति देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ बन रहा है ना। तो अब देखिए फोकस पर रख रहे हैं, कहाँ रखे हैं, फोकस पर। पहलिका में कहाँ रखे थे, फोकस और ध्रुव के बीच, यहाँ, तो प्रतिबिंब हमको यहाँ प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरका में कहाँ रखें, अब खिसका कर फोकस पर ला दिए। तो देखें कि इसके समानांतर एक निकालेंगे, गुजारेंगे आपतित किरण, तो परावर्तित हुआ तो फोकस होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजर गया। दूसरा का सीखे हैं कि जो किरण सी से आपतित होगा वो सी ए पर ही क्या होगा, परावर्तित हो गया, तो सी ए पर परावर्तित हो गया। लेकिन कहीं देख रहे हैं कि ये मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि समान अंतर में है। तो हम कह सकते हैं कि मिल नहीं रहा है, यानी कि अनंत पर जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू, अनंत पर जाएगा, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहला कंडीशन का लिखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। दूसरा का लिखेंगे कि क्या वस्तु के प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक। तो हम पढ़े थे कि दर्पण की ओर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। तो अब समझ में आ गया कि वास्तविक बन गया। अब बताइए क्या प्रतिबिंब सीधा बन रहा है कि उल्टा। तो आप कहिएगा कि सीधा तब बनेगा जब ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, ये तो प्रतिबिंब नीचे कहीं ना कहीं बनने वाला है, तो ये उल्टा बन गया। ठीक है, अब बताइए कि वस्तु रखे हैं इतना छोटा, आपका प्रतिबिंब बनेगा उसके बराबर या उससे बड़ा, तो कहेंगे बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इसका लिमिट नहीं है कि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बन रहा है, तो इसलिए इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला है। तो आइए एक एक चीज़ों को पूरा हम यहाँ पर देखें। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा क्योंकि नीचे बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है क्योंकि अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है तो बहुत बड़ा बन रहा है, और दर्पण की ओर बन रहा है। तो यही चीज़ें समझना है, यही चीज़ें बार बार आपको लिखना है। ठीक है, एक चीज़ लास्ट में एक और ट्रिक के साथ बतलाएंगे, आप लोग को वहाँ पर बहुत और समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए ये हुआ फोकस और ये हुआ केंद्र। अब वस्तु रखे हैं, देखिए यहाँ इसके बीच में रख दिए, बीच में रख दिए, कहीं पर रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, कहीं पर रख सकते हैं, उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वस्तु को कहाँ रखे हैं, यहाँ पर ए डैश ए अब बी से डिनोट किए हैं और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो वस्तु को रखे हैं यहाँ पर। तो पहला काम करेंगे कि इसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि सी से गुजरना है, तो सी से गुजारेंगे, तो सी से गुजारेंगे तो सी ए पर ही वापस लौट जाएगा। तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब यहाँ पर। तो कहेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये पर यहाँ तर अनंत हो गया, तो अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच कैसन प्राप्त हुआ, तो उल्टा प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, तो वास्तविक प्राप्त हुआ। दर्पण की ओर की, दर्पण के पीछे, तो दर्पण की ओर। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, जब वस्तु को बी या एफ और सी के बीच रखें तो प्रतिबिंब हमको वास्तविक प्राप्त हुआ, उल्टा प्राप्त हुआ, बड़ा प्राप्त हुआ, और सी और अनंत के बीच हुआ। सी यहाँ पर हो गया और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो अनंत है, तो इसलिए इसके बीच में कहीं इधर कट रहा है, तो सी और अनंत के बीच में प्राप्त हुआ। उम्मीद है आप लोग तीसरों को भी अच्छी तरह से समझ लिए। अब समझते हैं अगला को, यानी कि चौथे को।
चौथा कह रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र का मतलब सी पर, वक्रता केंद्र सी को ही वक्रता केंद्र कहेंगे ना, तो सी पर रख रहे हैं, तब देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ हमको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए वस्तु को सी पर रखिए, रख दिए। पहला काम है इसके प्रधान अक्ष के समानांतर रेखा गुजारेंगे तो वो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे से भी एक प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर रहे हैं तो फोकस से होकर गुजर रहा है। यानी देख रहे हैं इसमें कि जितना दूरी पर जहाँ पर वस्तु रखे वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं नीचे में, देखिए। तो हम कह सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति में उतना बराबर होगा, सेम उतना ही होगा, जितना वस्तु की दूरी पर रखें उतने प्रतिबिंब दूरी वहीं पर प्राप्त हो रहा है। तो कहेंगे कि जब सी पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब सी पर ही प्राप्त होगा। तो जब सी पर प्राप्त होगा तो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा, तो कहेंगे कि बराबर होगा। क्या होगा बाबू? बराबर होगा। अब बताइए वास्तविक होगा कि काल्पनिक? तो वास्तविक, इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। अब बोलिए कि वास्तविक हमेशा कैसा होता है? तो उल्टा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ पर चीज़ लिखे हैं, सभी चीज़ को लिखे हैं। पहला वास्तविक बनता है, दूसरा उल्टा बनता है, तीसरा वस्तु के बराबर बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर रखे तो प्रतिबिंब भी उतना ही बराबर मिला। सी पर, वस्तु को सी पर रखे तो प्रतिबिंब भी सी पर हमको प्राप्त हुआ, तो सी पर। इसके बाद दर्पण की ओर, दर्पण की ओर कहने का मतलब इधर है ना प्राप्त हुआ, इधर तो प्राप्त नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर भी इसको आज अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अब समझिए पांचवा को, कह रहे कि जब वस्तु को सी और अनंत के बीच रखेंगे, सी और अनंत के बीच, तो सी का मतलब यही ना हुआ, अनंत का मतलब यही ना हुआ, अनंत यहीं पर अनंत हो गया। और सी और अनंत के बीच देखिए वस्तु को यहाँ पर रख दिए। तो पहला काम क्या है कि इसके प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारिए तो फोकस से होकर गुजरेगा, गुजर गया। दूसरा, सी से गुजारेंगे तो सी पर ही वापस लौट जाएगा, वापस देखिए लौट गया कि नहीं लौट गया। तो जहाँ कटेगा वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ कटा तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना कि नहीं बना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो आप कहिएगा कि सी है, ये क्या है? एफ है। यानी कि जब वस्तु को सी और अनंत के बीच रखे तो प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच में प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? तो वास्तविक प्राप्त हुआ। और उल्टा प्राप्त हुआ, नीचे की तरफ प्राप्त हुआ तो उल्टा प्राप्त हुआ। तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है। वस्तु की ओर कि वस्तु के पीछे, तो अब कहिएगा कि वस्तु की ओर, क्योंकि इधर बन रहा है। अच्छा ये बात बतलाइए कि वस्तु रखे यहाँ पर तो उसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर, तो वस्तु थोड़ा बड़ा रखे तो लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना? छोटा बना। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। और कहाँ बना है? तो सी और एफ के बीच। देखिए ये सारी चीज़ों को हम लिखे हैं, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है, सी और एफ के बीच में बना है, और दर्पण की ओर बना है। यानी कि इतनी चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि लास्ट आज के लास्ट हो, जो कि छठा है और आज की लास्ट है, ठीक है। लास्ट में क्या कर रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, पिछला में रखे थे सी और अनंत के बीच, लेकिन अब वस्तु को साफा अनंत पर रखेंगे, कोई लिमिट नहीं है, इधर एकदम रखे हैं, ठीक है। तो अनंत पर एकदम रखें, तो अनंत पर रखेंगे तो पहला काम है कि इसके समानांतर गुजारेंगे प्रधान अक्ष के। तो देखिए ये फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा किरण क्या करेंगे? देखिए सी से होकर गुजारेंगे। दूसरा किरण कहाँ से? दूसरा किरण इसके समानांतर नीचे से गुजर रहे हैं, तो देखिए एफ वहीं कट रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर दो किरण कटेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब एकदम बिंदु जैसा बनेगा, क्योंकि बिंदु पर कट रहा है, एफ पर कट रहा है। तो जब हम कहेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस पर बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, वास्तविक बना, उल्टा बना, बहुत छोटा बना, फोकस पर बना और दर्पण की ओर बना। तो उम्मीद है 6 को हम बताए हैं, 6 आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। और अगले क्लास में हम बता देंगे कि स्थिति, उसका एक ट्रिक बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक बतलाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, और बहुत कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, यानी कि जो इससे आगे बचा हुआ है उसके साथ। तब तक लिए बाबू, जय हिंद।